सारी और बेहद जरूरी अपडेट्स लेकर नेतन्याहू गया था अमेरिका। उसके बारे में मैंने सब आपको बताया था, लेकिन एक बड़ी बात सामने आई कि असल वजह क्या थी वहां जाने की। ईरान पर समझौता ना करके हमला करने की बात तो थी ही, साथ में वो गया था अपने लिए माफी मांगने। दरअसल इजराइल के अंदर इसके खिलाफ दुनिया भर के केस चल रहे हैं, करप्शन के केस हैं और भी बहुत सारे केस हैं। कल मैंने बताया ही था इसके कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर ये है इसका कि ये खाना खाने जाता है और होटल में बिना पैसा दिए उठ के चल देता है। ये इसके अपने सिक्योरिटी के लोगों ने बताया था। कतर वाले मामले में, कतर गेट जिसको कहा गया था, इसका सबसे करीबी आदमी लंबे समय तक जेल में रहा और इसके ऊपर भी करप्शन के दुनिया भर के आरोप हैं और उन आरोपों में इसको जेल हो सकती है, लंबी जेल हो सकती है। तो ये लगातार कोशिश कर रहा है कि वहां का जो राष्ट्रपति है हर्जोग, वो इसको माफी दे दे, प्रेसिडेंशियल माफी दे दे, ताकि इसके ऊपर से सारे मुकदमे खत्म हो जाए। अब ये जो अमेरिका गया था ट्रंप से, इसने फिर गुहार लगाई कि हुजूर आला हमको माफी दिलवा दीजिए। ट्रंप पहले भी कह चुका है, हर्जोग को कह चुका है कि भाई माफ कर दो। और कल तो ट्रंप ने लगभग बदतमीजी के साथ, जो उसके स्वभाव का हिस्सा है, यह बात कही कि हर्जोग मस्ट बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। हर्जोग को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि वो नेतन्याहू को माफ नहीं कर रहा है। मतलब ट्रंप डिसाइड करेगा कि नेतन्याहू सारे अपराध करे और उसके बाद माफ हो जाए। वैसे ट्रंप ऐसा क्यों नहीं करेगा? एप्स्टीन फाइल में सबसे ज्यादा किसी का नाम आया है तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लड़कियों ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उसने क्या क्या किया है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है। लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। जब बॉन्डी से सवाल पूछे गए तो उसने उल्टा सीधा उसका जवाब दे दिया। तो जो खुद अपराधी हो, जो खुद अपराध से बचना चाहता हो, वो नेतन्याहू को भी अपराध से बचाना चाहता है। लेकिन हर्जोग इस मामले पर टिका हुआ है कि वो माफ नहीं करेगा। ट्रंप का जब बयान आया उसके तुरंत बाद हर्जोग ने बयान दिया, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, मैं इजराइल का प्रेसिडेंट हूं, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा, तुम्हारे हिसाब से डिसाइड नहीं करूंगा। अब हर्जोग कब तक टिकेगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हर्जोग टिका हुआ है, इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल में जो नेतन्याहू के विरोधी हैं, जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं, उनका भी जबरदस्त दबाव है और चुनाव होने वाले हैं वहां पर। जो ही नॉर्मलाइजेशन होगा त्यों ही चुनाव होंगे। जंग के बहाने चुनाव लंबे समय से टाल रहा है नेतन्याहू, और चुनाव में अगर वो हारता है तब समझ लीजिए कि जेल जाना उसका पूरी तरह से तय है। तो अमेरिका वो सिर्फ इसलिए नहीं गया था कि ईरान से जंग शुरू करवा सके, वो तो खास वजह थी ही। इसके साथ ही वो गया था ट्रंप के हाथ पांव जोड़ने की, कैसे भी प्रेशर बनाकर हर्जोग से माफी दिलवा दीजिए। आज इजराइल के अखबार में एक बड़ी मजेदार खबर छपी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ईरान के टीवी की है, स्टेट टीवी की है। इस स्टेट टीवी में आप देख रहे हैं नेतन्याहू और इजराइल के कई मिनिस्टर्स जो हैं उनको निशाने पे लिया गया है कि वो टारगेट है। अब इजराइल के अखबार अपना सीना पीट रहे हैं कि देखो हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। भैया, जब तुम्हारी मिसाइलें इजराइल के इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को, वहां के आर्मी के लीडर्स को रात में जब वो सोए हुए थे तब चोरी से गद्दारों के सहारे मार रही थी, तब तुम्हारा रोना गाना कहां था? तुम ईरान पे हमला जब चाहो करने की कोशिश करो, ये तो ईरान की ताकत है, वरना अब तक खामनेई को भी तुमने मार दिया होता। तुम खामनेई को मारना ही चाहते हो। तो तुम्हारे टारगेट पे खामनेई साहब हो, तुम्हारे टारगेट पर पजेश्कियन हो, तुम्हारे टारगेट पर आईआरजीसी के चीफ हो, तो ठीक है, ईरान अपने टारगेट पर तुमको ना ले। जाहिर सी बात है और बहुत सीधी बात है कि अगर आप हमला करोगे तो इन लोगों को टारगेट करने की कोशिश ईरान करेगा। कितना कामयाब होगा, कितना नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन तुम दुश्मन तो हो ही ईरान के। वैसे ही जैसे तुम ईरान को दुश्मन मानते हो, ईरान भी तुमको दुश्मन मानेगा। जंग होगी अगर, और जंग हो सकती है, मैं अभी भी कह रहा हूं, जंग अगर होगी तो ये सारा खतरा तो तुमको झेलना ही होगा। सीना पीटने की बीमारी बंद कर दो, विक्टिम कार्ड खेलने की बीमारी बंद कर दो, क्योंकि दुनिया में जितनी साजिशें तुम्हारे मुल्क ने की हैं, शायद सारे मुल्कों में जितनी साजिशें हुई हैं सबको मिला दिया जाए तो भी कम पड़ जाएंगे। ईरान वाले मसले पे ट्रंप के दो बयान आए हैं, मतलब एक ही बयान है लेकिन दो अलग अलग बातें हैं। जो होता है उस
यहां कभी वो सीधी बात तो करता नहीं है। ट्रंप के पास इतनी तमीज तो कभी है नहीं कि डिप्लोमेटिक तरीके से बात करे। तो उसने कहा है कि इट इज पॉसिबल दैट द डील विद ईरान विल बी कंक्लूडेड बाय नेक्स्ट मंथ, यानी यह मुमकिन है कि अगला महीना खत्म होते होते ईरान के साथ डील हो जाए। वो बड़े सही रास्ते पे चल रही है। नेतन्याहू वाले पर भी जब पत्रकारों ने उससे सवाल पूछा कि क्या नेतन्याहू ने आपसे यह कहा कि ईरान से जंग शुरू कीजिए, बातचीत बंद कीजिए, तो ट्रंप ने कहा कि इस बारे में मुझे जो करना होगा वह करूंगा, मेरी कोई बात नहीं हुई है और मुझे उम्मीद है कि डील हो जाएगी। तो एक तरफ तो वो लगातार ये कह रहा है डील हो जाएगी, दूसरी तरफ वार्निंग भी दे रहा है कि अगर ये डील नहीं मानी तो इसके बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मैं बार बार कह चुका हूं कि ईरान तो उन नतीजों को भुगतने के लिए तैयार है। ईरान जानता है कि तुम लोग इतने बड़े धोखेबाज हो कि आपस के बातचीत में मीडिया में चला दोगे कि जंग नहीं होगा, ट्रंप ने मना कर दिया, और कौन जाने कि आज ही रात को या कल ही रात को ईरान के ऊपर बम बरसने शुरू हो जाए। और ईरान इसके लिए तैयार है, लेकिन इसकी कीमत जो भुगतनी पड़ेगी वो सिर्फ ईरान को नहीं भुगतनी पड़ेगी, वो कीमत इजराइल को भी भुगतनी पड़ेगी और अमेरिका को भी भुगतनी पड़ेगी। ये तो तय है। बहरीन का एक बयान मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे यहां जो अमेरिकन बेसेस है, अगर ईरान ने हमारे ऊपर हमले किए उन बेसिस पे, तो हम इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल शामिल हो जाओ। ईरान ने सही कहा है कि तुम लड़ाई में शामिल हो, उसके बाद देखो कैसे रातों रात सरकार गिर जाती है। ईरान को भी पता है कि अरब जनता फलस्तीन और ईरान के साथ खड़ी है, अपने सुल्तानों के साथ नहीं खड़ी है। वो तो डर है, इसलिए वो खामोश बैठी हुई है। जिस दिन वो डर खत्म हो गया, इन सरकारों को वैसे ही पलट देगी जैसा पिछली बार जो पिंक रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें हुआ था। इसी के साथ ट्रंप एक और जहाज, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, फोर्ड के नाम पर यह बना हुआ है, इसको वेनेजुएला से हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। अब्राहम लिंकन वहां पहले से है, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और अब एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के नजदीक तैनात किया जा रहा है। यह सब ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए है कि हमारी शर्तों पर समझौता करो वरना हमला शुरू हो जाएगा। ये कैरियर्स वहां पहुंचेंगे, जाहिर तौर पर तैनात रहेंगे, और अगर जंग होती है तो इनमें से निकलकर जहाज ईरान के ऊपर कहर बर्पा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईरान के साथ दो तीन चीजें आप जान लीजिए। एक तो उनकी मिसाइल पावर कमाल की है, बैलिस्टिक मिसाइल पावर सब जानते हैं कमाल की है। दूसरा, पानी के अंदर मिसाइल स्टोर करने का जो उन्होंने तरीका निकाला है और पानी के अंदर से मिसाइलें फायर करने का जो तरीका निकाला है, वो इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे बहुत भारी पड़ सकते हैं। जब जंग होगी तो पता चलेगा कौन किस पे भारी पड़ता है। लेकिन यह तैयारी ईरान ने पहले से कर रखी है, और हमको पता है कि चाइना और रशिया दोनों ने टेक्नोलॉजी और हथियार दोनों पिछले दिनों में ईरान को काफी बड़ी संख्या में मुहैया कराए हैं। तो अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है, और यह मैं पहले बता चुका हूं कि वही डर है जिसकी वजह से अभी तक हमला नहीं हुआ है। मौके की तलाश की जा रही है, अपनी ताकत नापी जा रही है, देखा जा रहा है कितनी ताकत होने के बाद ईरान पर हमला करना ठीक होगा। क्योंकि अमेरिका में ही बहुत सारे लोगों ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि इस जंग का कोई फायदा नहीं होगा, और मिडिल ईस्ट के जो प्लेयर्स हैं, अरब मुल्क हैं, वो लगातार अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर जंग होती है तो पूरी मिडिल ईस्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। लेकिन ये मैं दोहरा दूं, बार बार दोहरा दूं कि जंग का खतरा, जंग का अंदेशा कतई टला नहीं है। इतने बड़े धोखेबाज और झूठे हैं अमेरिका और इजराइल कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर जब मैं इस बात को जानता हूं तो ईरान भी जानता है, ये बात मैं बार बार कहता हूं, मुझसे बेहतर जानता है, और उसके लिए वो तैयार है। उधर गजा में अगर देखें, मैंने आपको कल बताया था कि हमास की मुलाकात हुई थी लारिजानी के साथ। उसके बाद हमास का एक बयान आया जिसमें उसने कहा कि ईरान